नमस्कार साथियों। सियासत जब परवान पे होती है तो जो इस राजनीति को साधने में शिखर पे होगा वह परवान चढ़ते चला जाएगा, लेकिन जो ढलान पे होगा वह नीचे फिसलते चला जाएगा। वर्तमान समय की राजनीति और सियासत कमोबेश इसी दिशा में इस समय खड़ी हो गई है। शायद यही बहुत बड़ा कारण है कि इस समय में इंडिया का फिसलन आज इंडिया की चौथी बैठक में खुल करके सामने आया। 27 राजनीतिक दलों के नुमाइंदे वहां बैठे हुए थे। 27 राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ साथ कुल नेताओं की संख्या उस हॉल के भीतर में करीब करीब 60 की थी, और उसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेताओं की मौजूदगी वहां थी, जो तमाम कामकाज देख रहे थे, संभाल रहे थे। कुल मिलाकर कहे तो अशोका होटल के उस कॉन्फ्रेंस हॉल में, जिसमें इंडिया गठबंधन की बैठक 2024 की लोकसभा की बिसात को बिछाने के लिए बैठी थी, उसमें कौन प्यादा है, कौन राजा है, कौन वजीर है, कोई नहीं जानता था। इस बैठक के भीतर कौन पहला चाल चले, उसको लेकर के भी काफी अलग अलग स्थिति थी। किसी ने एक चाल को आगे फेंका तो पीछे समूचा इंडिया खड़ा नहीं था, बल्कि कोई एक खड़ा हुआ। दूसरे तरफ से खामोशी हो, चुप्पी हो गई। जब उनसे कहा गया इस बिसात के ऊपर आप अपनी चाल तो आगे बढ़ाइए, तो किसी दूसरे को मुद्दे को उठा दिया उन्होंने। उलझिए मत, ना तो ये शतरंज की पासी है और ना ही दो चौसर है। दरअसल भारत देश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के उस सियासी भविष्य का ताना बाना बुना जा रहा है, जिसकी बैठक कल दिल्ली के भीतर हुआ। और इस पूरी बिसात को इकट्ठा करते समय सबको यही कह दिया गया, बाहर निकल करके कोई प्यादा नहीं नजर आए और कोई खुद को वजीर ना मान ले। तो हर किसी के चेहरे पे हल्की सी सिकन भरी मुस्कुराहटें थी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे पटकनी देनी है, यह कहने के लिए कुछ शब्द थे। इससे हट करके किसी के पास कुछ भी नहीं था, सिवाय इस बात के कि इस बैठक के भीतर ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उस चेहरे के तौर पे रख दिया, जिसके भीतर साफ तौर पर उन्होंने कहा अगर संयोजक बनाना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, 2024 के लोकसभा चुनाव का चेहरा बनाना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर इस ऐलान के भीतर अगर केजरीवाल खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा तो हर किसी ने खामोशी बरत ली। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देती कि कांग्रेस का कोई चेहरा, वह भी दलित चेहरे के आश्रय, लड़ाई को लड़ना शुरू करे और हर कोई पीछे खड़ा हो जाए, जो सहयोगी के तौर पर दोनों राज्यों के भीतर अपनी जीत का दावा ठोकने से घबराती नहीं है। राजनीति के इन उलझनों के बीच जो बैठकें कल खत्म हुई या जो बैठक शुरुआत हुई, उसके जरा पूरी फहरिस्त को समझने की कोशिश जरा करते हैं। और सबसे बड़ी कारण ये है कि क्या चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के भीतर अफरा तफरी में तुरंत इंडिया की गठबंधन बैठक को जब याद कर लिया, उस इंडिया के बैठक को राज्य के चुनाव में पूरी तरीके से भूल गई थी। जीत उसके कांधे पे होगी, माथे पे ताज होगा, इस तरीके के सोच करके वह इंडिया गठबंधन की बैठक और इंडिया गठबंधन की जिक्र राज्य के चुनाव के समय नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही हार मिल गई, कुछ ही घंटों के भीतर ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई। पहली बैठक जो तारीख का जो मुकर्रर की गई, उसमें कोई नहीं गया। फिर जो कल की तारीख में जब सब पहुंचा, सिवाय हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, जो कि इस समय में टेलीपैथी पे नहीं बल्कि वो कैमरे पे मौजूद थे और वो अपनी बातों का कह रहे थे, उनकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ सांसद उनके थे। जिस बात का जिक्र किया जा रहा था वो बहुत हैरत अंगेज इसलिए भी क्योंकि चुनाव के भीतर 100-125 दिन का ही समय बचा है और भारत की आने वाली यानी इंडिया की जो गठबंधन की तस्वीर आने वाले समय में साफ करना है। और इंडिया गठबंधन की बैठक से तमाम राजनीतिक दल यहाँ मौजूद थे, लेकिन इस भारत देश में कौन इस बात को जानता है कि इंडिया गठबंधन कौन है, उसमें कौन कौन राजनीतिक दल भी है, उन दलों के भीतर की आपसी वोट भी एक दूसरे को ट्रांसफर कैसे किए जाएंगे। अगर भारत देश के भीतर लोग अगर इस बात को समझ ही नहीं पाए, तो फिर आपस में बैठ करके इसको ज्यादा सड़क पे नजर आना चाहिए। यानी कोऑर्डिनेशन इस तरीके से होना चाहिए जिसके जरिए भारत देश की जनता को समझ में आ जाए कि हाँ, ये है इंडिया गठबंधन, ये वैसा ही इंडिया जो 1977 के भीतर जनता पार्टी के तौर पे था। तो फिर क्या वाकई में चौथी बैठक चुनाव से 100-120 दिन पहले चुनावी
हार के बाद पार्लियामेंट के भीतर 141 सांसदों को निलंबित करने के बाद इंडिया गठबंधन जब बैठी है, तब उसकी पहली फिक्र है भारत देश के भीतर उसको कोई जानता है या फिर नहीं जानता। बात यहीं तक खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ बातों का जो जिक्र किया जा रहा था उसमें कुछ बातें साफ होते जाता है कि बार बार कहा जाता था कि सीट शेयरिंग का, ये सीट शेयरिंग होना चाहिए, और हर किसी को पता है सीट शेयरिंग के ऊपर अगर समझौता नहीं हुआ ढंग से तो फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरना होगा, भाषणें देने होंगे, फिर एक साथ खड़े भी नहीं हो पाएंगे, फिर सीट जो बंटवारे की बात जो है उसको लेकर के 2024 की पहले 23 में ही भी साथ बीच जाना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे। और इस शेयरिंग में 400 सीटें ऐसी हो जानी चाहिए जिन सीटों को लेकर के ये कहा दिया जाए 1-to-1 की स्थिति है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार। लेकिन वो 400 सीटें कौन से होंगे अब किसी को नहीं अभी तक पता। हर पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल का एक कमेटी होना चाहिए जो बैठ करके देश का पूरा ताना बाना बुने, नक्शा देखे और वो कहे कि इस तरीके से हम आपको सीट देंगे, हम आप अपनी जगह पे हमको सीट देंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उसके सबसे ज्यादा सांसद, कुल अगर देखा जाए तो पूरा इंडिया को देखा जाए तो 142 सांसद उनके पास है जो लोकसभा के भीतर है, उसके भीतर 51 सांसद जो है सिर्फ कांग्रेस के। फिर कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो यह चाह रही है कि हर हाल में 275 से 300 सीट पर लड़ जाए, और विपक्ष 200 से 300 सीट के बीच। विपक्ष का मतलब ये होता है जो बाटे इंडिया गठबंधन के साथी सहयोगी छत्रक, और उसके सहयोगी के भीतर, छत्रक के भीतर अभी से ये कैसे तय किया जाता जब तक आप उस पूरी बिसात को पोटली ना खोले जो भारत देश के पटल पे अलग अलग राज्यों के भीतर यह नजर आया, और फिर तय हो कि कहां पे गठबंधन में कौन सा सहयोगी कांग्रेस को सीट देगा। और कांग्रेस जहां पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से सीधे टकराते हैं वहां पे कांग्रेस कितनी सीटें देगी, अन्यथा अखिलेश वखलेश चलते रहेगा, खेल पूरा बिगड़ जाएगा। सवाल उठता है क्या इसके लिए कोई कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। फिर कोऑर्डिनेटर के भीतर कोई एक नाम हो तब जरूर, नाम भी 3-4-5 नाम निकल कर कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाए, तो किसी ने कहा नीतीश कुमार ने सबसे पहले बैठक बुलाई थी, उनको क्यों नहीं कोऑर्डिनेटर बनाया जाए, नीतीश कुमार चुप्पी साध लिए। एक ने कहा ममता बनर्जी काफी एग्रेसिव नेता हैं, उनको ने क्यों इनके हाथ, ये ताकत उनके हाथ में दिया गया, वहां पे चुप्पी साधी गई। किसी ने कह दिया महाराष्ट्र ले ली क्योंकि वो क्रुशियल जगह है, वहां पर गठबंधन को तोड़ दिया है भाजपा ने, फिर उद्धव ठाकरे को रख लीजिए, वहां पे भी चुप्पी बरत ली गई। उन्होंने अपने सामने में ये भी बात कह दी कि बिना संयोजक के इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। फिर मामला चीजें उलझती चली गई, चीजें फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वैकल्पिक एजेंडा क्या बनना चाहिए, जिससे मुद्दा हमारे पास कौन सा है और उस मुद्दा के आसरे हम 2024 का रास्ता बना पाए, यह भी तो सोचने वाली बात है। फिर सवाल आता है कि अच्छा सनातन का काट भी आपके पास क्या है, भगवा के काट आपके पास क्या है, अयोध्या के भीतर राम मंदिर के काट आपके पास क्या है। अगर इन सारे मुद्दों के बराबर अगर इसको काउंटर करने के लिए फिर इससे बड़ी कोई रेखाएं बनाने के लिए कोई स्थिति, कोई सोच तो हो जानी चाहिए। वो इंडिया गठबंधन के भीतर वो सोच नहीं नजर आई, लेकिन देखना चाहिए, सोचना चाहिए सनातन या भगवा या भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी, इन सारे से हट करके एक बहुत बड़ी रेखाएं बनाने की जरूरत है। कम से कम इस बात को सबको समझ में आ गया ये बात। लेकिन इस बात के इसे समय में जब चौथी बैठकें हो रही है इंडिया गठबंधन की और पूरे भारत का नजर है कि ये क्या करेंगे, यानी पूरा भारत का मतलब ये कह रहा है कि समूचे देश के पत्रकार का नजर है, और जिन पत्रकारों के जरिए जिन जिन राज्यों में सहयोगी दलों का मौजूदगी कि हो सकता है बंगाल के भीतर समझ रहे हो ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन के साथ कैसे खड़े होंगे, वहां तक कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है। उत्तर प्रदेश के भीतर यह सोच रहे होंगे अच्छा कांग्रेस को अगर जगह देंगे वो तो एक ही सीट जीत पाती है, वह भी नहीं जीत पाएगी, फिर वहां पे मुश्किल भरी बात होगी। फिर बिहार के भीतर राजनीतिक प्रयोग के जरिए जहां पर ऐसा लगा कि अगर आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ती तो वो सत्ता में आ सकती, बृहस्पति कांग्रेस को वहां पे क्यों दिया, वहां पे मुश्किलें आएगी। कमोबेश महाराष्ट्र के भीतर अब नई बिसात बिछानी है शिवसेना को, क्योंकि उनकी एनसीपी टूटी हुई है, शिवसेना टूटी हुई है, कांग्रेस पहले से मौजूद है, लेकिन कोई नेता चेहरा वहां पे मौजूद नहीं, आपसी टकराव की बात, तो फिर क्या हो सकता है। तो कई ऐसे नाम सामने निकलते हैं लेकिन सहमति की बात नहीं बनी। सवाल उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर साधना है और 2023 में बिसात पूरी तरीके से अगर बिछा ही नहीं है तो बैठकें में तय हो रही है तो सब
सबको पता है कि इस साल को समाप्त होने में 11 से 12 दिन है, उसके बाद 2024 की शुरुआत हो जाएगी। फिर सवाल फंसता है, ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति हो तो हमको इसमें चुनाव अभियान और मैनेजमेंट को जरा समझना हो। चुनाव अभियान का मतलब कहना यह है कि कहाँ कितने बड़े तादाद में किस जगह पे कुर्सी जगह पे जहां बैठकें हो, जहां कांग्रेस ने ये तय किया स्थापना दिवस यानी 28 दिसंबर के दिन वह नागपुर में रैली करेंगे, तो फिर वह अपने एजेंडा, अपने मुद्दे, अपनी सोच को, विचार को साफ तौर पे वहां रख रही है। क्योंकि विदर्भ में कांग्रेस का वर्चस्व, इस समय भारतीय जनता पार्टी वहां जीती है, नागपुर आरएसएस का गढ़ है। फिर उसको काउंटर करने के लिए हम अपनी सोच को उस रूप में रखना चाहते हैं जो भारत देश के भीतर जो अभियान चले, उन अभियानों को लेकर के एकजुटता, एक सहमति इकट्ठा होनी चाहिए और इसी बात को लेकर के शायद कहीं कहीं ब्रांडिंग होनी चाहिए। इस बात को, ब्रांडिंग शब्द भी काफी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रांडिंग कौन करेगा। ब्रांडिंग कोई संस्था करती है, फिर किस संस्था को इंडिया गठबंधन हायर करे? क्या कांग्रेस जिस एजेंसी के सहारे चल रही है उसको हायर कर ले, जिसने तेलंगाना में जीत दिलाई, बाकी राज्यों में हार हुई? कौन सी ऐसी एजेंसी है? बाकी और भी राजनीतिक दल जो अलग अलग एजेंसियों के जरिए, संस्था के जरिए चलते, क्या उस एजेंसियों के जरिए ब्रांडिंग कराने की शुरुआत करनी चाहिए? उसका फिर बजट क्या होगा, उतना पैसा कहां से आएगा, पैसा किसके पास है इतना? फिर क्राउड फंडिंग की दिशा में अगर कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है तो फिर बाकी राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है, क्या होगी? इस सारे सवाल एक ही पल में एक चक्रव्यूह के भीतर ला करके समेट के खड़ा कर दे रहा है। लेकिन बैठकें तो हो रही है, अशोका होटल में चल रही है, बाहर पत्रकारों की भीड़ होती है, अंदर क्या कुछ होता है वह समय के साथ साथ शायद बाहर या संदेश भी दिया जाता है कि देखिए काफी गंभीर बात हो रही है। और इस पूरी गंभीरता को समझना है कि 3-3 घंटे की बैठकें, और जरा सोचिए कि जब बैठकें खत्म हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, तो उन्होंने घड़ी देख करके कहा कि देखिए 3 घंटे बीत गए, तो काफी गंभीर बात हुई, कोई प्रस्ताव पास हुआ? जी, एक प्रस्ताव पास हुआ। वह प्रस्ताव क्या था? इंडिया गठबंधन को लेकर के और 2024 के लोकसभा चुनाव के ऊपर निशाना साधने को लेकर के नहीं, कि जो सांसद के भीतर से, पार्लियामेंट के भीतर से 141 सांसदों को यानी एमपी को जो निलंबन मिला है, उसको लेकर के 22 तारीख को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह प्रस्ताव अपने आप में कल्पना के परे है। ये तारीख तो आज कल परसों भी हो सकती थी कि आज ही से हम बाहर निकल रहे हैं और बाहर बैठ रहे हैं, लेकिन पूरी राजनीतिक ताकत के लिए, सियासी के लिए एक राजनीतिक जमीन चाहिए। क्या इस समय राजनीतिक जमीन कोई और हड़प लिया है? ये एहसास क्या इंडिया गठबंधन के भीतर हो चला है? वो इंतजार करें, सबको पता है 2 दिन से बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस की अपनी होनी है, जहां आने वाले समय में किस नीतियों के सहारे आगे बढ़ना है उसको भी तय करना है। फिर क्या तमाम सहयोगी दल और दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस के निर्णय के इंतजार करें, या फिर बीच बचाव करते हुए 22 तारीख तय कर दिया गया, इस दिन पूरे देश भर में विरोध किया जाएगा? 20 तारीख आज है, बृहस्पति शुक्र, 22 तारीख का कहने का मतलब होता है शुक्रवार का दिन होगा, उस दिन संसद भी यूं ही खत्म किया जा रहा है और फिर बजट सत्र में फिर सब इकट्ठा होंगे। फिर संसद के आखिरी दिन भारत देश के भीतर प्रचार किया जाएगा। इस समय में सांसद को बाहर का रास्ता दिखलाया गया। इसके ऊपर प्रस्ताव है बनस्पत 2024 लोकसभा चुनाव के भीतर इस संसद के भीतर इंडिया गठबंधन कैसे बहुमत के साथ आए आगे, इसको लेकर के कोई सहमति, कोई विमर्श इस रूप में पास ही नहीं हुई। फिर क्या यूं ही आगे बढ़ते चले आए और जो पत्रकार में रास्ते में दिखाया कि हम आ रहे हैं, हम जीत जाएंगे, कोई बिहार से चल के आया, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई जम्मू कश्मीर से चल के आया। जरा उस पूरी लिस्ट को जरा समझिएगा तो हो सकता है कि एक बात और भी मन में आएगा, क्या राजनीति ऐसी भी की जा सकती है? क्या इस समय में सहमति ऐसी बन सकती है? क्योंकि इसको कहने, दिखाने, बताने की तरीका इसलिए भी अजब है कि कांग्रेस के अंदर से दो लोग जो महत्वपूर्ण हैं, जो गांधी परिवार का मतलब ही कांग्रेस होता है, फिर सोनिया गांधी की मौजूदगी थी, राहुल गांधी की मौजूदगी थी, और भी नेताओं की मौजूदगी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो भी वहां पे बैठे हुए होते, लेकिन उससे क्या लेना देना होता? तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की, टीएमसी की, जो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी शिवसेना, उद्धव ठाकरे उनके बेटे आदित्य ठाकरे होते, एनसीपी शरद पवार उनकी बेटी सुप्रिया सुले, अलग अलग सीपीआई डी राजा, और भी इस समय में जो उनकी अपनी राजनीति कहां पे रुक गई, कहां पे उनकी
गठबंधन की परिस्थिति कहां पे अटक गई, इस समय में उसको दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब इस बात का जिक्र अगर किया जा रहा है तो एक पल के लिए एक बात और सोचिए, 11 राजनीतिक दल जिसका एक भी सांसद नहीं है, उसके भीतर आरजेडी भी है, उसमें पीडीपी भी है, उसमें आरएलडी भी होता है, उसमें सीपीआई एमएल भी है, उसमें एमएमके भी है, एडीएमके भी होता है, केडीएमके भी होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी होता है, अपना दल के भी होता है। ये सारे जिनका एक भी सांसद ने, कांग्रेस एक केरल से आते हैं उस पार्टी का भी, इनकी कोई मौजूदगी नहीं, इनकी नुमाइंदगी की मौजूदगी थी, इनके नेताओं की मौजूदगी थी बैठकों में। क्या सवाल उठता है कि क्या सच में साल खत्म होने के भीतर क्या इंडिया गठबंधन के भीतर कोई ऐसा सहमति बन जाए जिसमें सीट का बंटवारा हो जाए, आने वाले समय का पूरा मसला तय कर लिया जाए कि यहाँ पे कितनी रैली करना है, किस मुद्दे को उठाना है, कैसी ब्रांडिंग करनी है, कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है इस दौर में जिसमें पीएम मोदी और सनातन से हट करके सब कुछ कोई सोच सके। सवाल मुश्किल इसलिए भी ऐसा होता है क्योंकि क्या सच में वाकई जो संसद के भीतर का जो गणित काम करता है, जरा एक पल के लिए जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि जिस संसद के भीतर बहुमत के साथ आने की मशक्कत खुले तौर पे इंडिया गठबंधन भीतर हो रहा है, ऐलान किया जा रहा है, उसी संसद के भीतर अगर 141 सांसदों को, एमपी को अगर निलंबन मिला है, जो कि देश ही ने पूरी दुनिया के भीतर किसी भी सांसदों के निलंबित की जाने वाली संख्या से कहीं ज्यादा बड़ा, उस संसद के भीतर डेमोक्रेसी खत्म ही हो गई है, लेकिन इसके बावजूद उसके सदस्य बने रहेंगे और सदस्य बने ही नहीं होंगे बल्कि विरोध करके बताएंगे कि लोकतंत्र खत्म हो चला। ऐसी स्थिति यह समझते जानते हुए कि एक तरफ इंडिया का मतलब होता है 2024 के लोकसभा चुनाव को साधना, दूसरी तरफ अगले 2-3 महीनों के भीतर संसदों के भीतर लोकतंत्र मौजूद रहे, इसकी लड़ाई भी लड़नी है। इससे बहुत बड़ा खेल क्या हो सकता है? राजनीतिक सियासी तौर पर जब आप किसी ढलान पे होते हैं तो कितने जबरदस्त फिसलन होती है, इस बात का एहसास तो ऐसे भी हो जाना चाहिए क्योंकि कर्नाटक चुनाव के भीतर जीत के बाद जून के महीने में, उस समय में जब पहली बैठकें पटना के भीतर हुई थी, बिहार के पटना, दूसरी बैठक के बेंगलुरु में हुई थी, तीसरी बैठक मुंबई में हुई, अब चौथी बैठक आते आते इस समय में राहुल गांधी का नाम विपक्ष के जुआ से गायब हो गया और राहुल गांधी में भी खुद में चुप्पी साध ली। तमाम समय की याद कीजिएगा तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल और कर्नाटक के जीत के बाद जिस तरीके से जिस छवि के साथ जो खड़े हुए थे, वो सारी चीजें इस दौर में ध्वस्त करने की दिशा में इस समय में कांग्रेस की अपनी हार और इंडिया के भीतर सहयोगी की मौजूदगी ने बहुत खुलेआम तौर पे करवा दिया जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने यह कह करके लिया कि यही एकमात्र चेहरा है जिसको हम सामने रख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार यह चाह रहे थे वह मुख्यमंत्री बन जाए, नहीं हो पाए कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अब परिस्थिति ऐसी बन गई जब वो बनने ही वाले थे एक बार, फिर भी नहीं बन पाए, तो फिर क्या इस समय की राजनीति के भीतर, सियासी के भीतर सत्ता ने सब कुछ हड़प लिया? यानी नरेंद्र मोदी की सत्ता के तौर तरीकों ने भारत की सियासत को इतनी अपंग कर दिया कि सारी बातें छोटी लगने, चुनाव तो हम जीत जाएंगे, क्या ऐसा लगने, क्या ऐसी परिस्थिति आई है जहां जिक्र इस बैठकों के भीतर ईवीएम को लेकर के भी सवाल उठे। सवाल यह भी उठा ईवीएम को लेकर के कि आने वाले समय में या फिर जिन राज्यों के भीतर जीत मिलती है उन राज्यों को भी क्या ईवीएम के दायरे में खड़ा कर दिया जाए या फिर नहीं किया जाए, या फिर इससे आने वाले समय के हवाले कर दिया जाए कि आने वाले समय में अगर लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को भी समझा पाने की स्थिति में नहीं है। इस सारी बहस के भीतर भी 3-4 बातें और साफ हुई जिसमें यह कहा गया कि हमको कौन जानता है, हमारे अपने वोटर्स जो सहयोगियों के वोटर्स होते हैं वह वोट तो ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के भीतर में जब मायावती और अखिलेश का समझौता पिछले चुनाव के भीतर हुआ था तब भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लग गया था कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के भीतर खारी शिवसेना भी ने लगाया था, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। और यहाँ तो पूरा इंडिया गठबंधन है। सवाल तो होता है वो आंदोलन के जरिए निकला हुआ कोई इंडिया नहीं है, बल्कि राजनीतिक तौर पर समूची संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को, पूरी राजनीतिक सियासी व्यवस्था को जिस तरीके से पीएम मोदी की सत्ता ने अपने लिए परिभाषित कर लिया, गढ़ लिया,
उसकी कोई काट ही नहीं हो रही है। क्या इसका मतलब यह भी समझा जाए कि जो जांच एजेंसियों का दायरा है, संस्था का दायरा है, ये सबको पता है, कोई कोई न्यूट्रलाइज किया गया? क्योंकि 2 दिन पहले केजरीवाल को बुलावा है, यानी 2 दिन बाद हेमंत सोरेन को 6 बार नोटिस मिल चुके हैं, अभिषेक बनर्जी को नोटिस मिल चुके हैं, 3-3 मामलों को लेकर के नोटिस अभिषेक बनर्जी को मिल, तेजस्वी यादव को किसी दिन बुलाया जा सकता है। ये सारी परिस्थितियों के भीतर कौन सा सच है इंडिया के भीतर से निकलना चाहिए, जो कि अल्टरनेटिव वैकल्पिक सोच को लिए हुए आगे बढ़े। क्या सब कोई डरे हुए हैं इस दौर में? इस बात से डर लगता है कि अतीत का बोझ जो उनके कंधे के ऊपर पड़ा है वो दागदार है, या इस बात से खुशी है कि सत्ता के साथ जो भी खड़ा होता है उसका दाग मिट जाता है, लेकिन हमारे पास एक विकल्प तो है सत्ता के करीब पहुंचने का। क्या ऐसी स्थिति बन गई है या फिर न्यूट्रलाइज किया जा रहा है कि हर हाल में इंडिया गठबंधन रहे, और एक ऐसा इंडिया गठबंधन रहे जो चुनाव मैदान के भीतर सबसे कमजोर दिखे और चुनाव के ऐलान से ठीक पहले हुआ हारा हुआ महसूस खुद को करने लगे और भारत देश को भी कराने लगे? क्या ऐसी परिस्थिति है? क्या इस समय में इस बात को समझा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई नई सोच भारत देश में इतनी तेजी से उभर सकती है जो विकल्प के दिशा में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ जाए? क्योंकि इंडिया गठबंधन उलझने अपने अपने मुश्किल हालातों के बीच विमर्श तो कर रहा है, फैसले नहीं कर पा रहा है। फैसले की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसके कदम ही लड़खड़ाने लगते हैं। जब कदम लड़खड़ाता है तो वह एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। जब संदेह होता है तो उसके बाद सत्ता की एजेंसियों पे कहीं ना कहीं वार कर दिया जाता है। तमाम परिस्थितियों के भीतर में सवाल इस बात को लेकर के उठ जाता है कि कैसे लड़ेंगे, वह कौन सा मुद्दा होगा, किस इशू, किस ब्रांडिंग, किस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और विकल्प क्या होगा सामने। कुछ सवाल और महत्वपूर्ण जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण होंगे, बड़े होंगे कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इंडिया गठबंधन जिस रूप में आगे बढ़ रहा है वह इसलिए बढ़ रहा है कि पहले से ही लोग जान जाए, लोग समझ जाए यह परिणाम आने वाला है। फिर सवाल उठता है क्या सच में इस समय में, इस दौर में कांग्रेस जिस एकला चलो के राग को अपना रही थी, चुनावी हार के बाद उसने ये समझ लिया कि अगर इंडिया गठबंधन खड़ा हो जाएगा तो उसके कुछ सीटों पे बढ़ोतरी तो हो जाएगी, इसलिए वह काफी तेजी दिखाने के प्रयास कर रही है। फिर सवाल उठता है अगला कि जो सहयोगियों की लाइन है, कतार है, क्या उनके भीतर अपनी राजनीतिक जमीन अपने राज्य के भीतर बचाने के लिए क्या कांग्रेस के लिए कोई रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है? क्योंकि वैचारिक तौर पर और विचारधारा और राजनीतिक की जमी के ऊपर सभी एक ही तरीके हैं। सामने तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल वैचारिक टकराव है और राजनीतिक और सीटों को लेकर के नहीं, उसके आगे सत्ता के लिए होता है। क्या इस तरह की सोच कहीं उभरने लगी है? इस सारी चीजों के अगर देखिएगा इसके बाद जो बहुत बड़ा सवाल उठता है इस समय में, इस वर्तमान दौर में, क्या भारत देश में लोग, जनता क्या इंडिया गठबंधन के जरिए जिस विकल्प को देख रही है या फिर सत्ता की जो पूरी की पूरी सब कुछ हड़पने की सोच और ताकत है उसको समझ रही है? इन दोनों के बीच लोगों का कोई महत्व नहीं है और लोगों की कोई सक्रियता का ना होना इंडिया गठबंधन के भीतर की राजनीतिक दलों को कहीं डरा चुका है। या फिर ये कहे कि चुनाव को ही हड़पने की स्थिति अगर सत्ता आ गई है फिर क्या उसको भी काउंटर करने की स्थिति में वर्तमान समय की इंडिया खड़ा नहीं हो पा रहा है? क्या इस तरह की कोई दुविधा है? शायद हो सकता है कि दुविधा एक ही है कि कोई एक ऐसा नेता जो इस देश को समझता हो, एक ऐसा नेता जिसके पास शब्द भी ऐसे हों जो लोगों के साथ घुल मिल जाए, एक ऐसा नेता जिसके कंधे के ऊपर दाग का बोझ ना हो, एक ऐसा नेता देश में जो चले तो ईमानदारी के साथ आगे लगे और जो बोले तो विकल्प की देने की दृष्टि दिखे, वह कहीं गायब हो गई है। खोज उसकी की जाए या वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन को समझा जाए कि आने वाले समय में कैसा कमाल करता है, देखना लोगों को ही है।